अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर को एक हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी किया है। कल का दिन इसी हवाले से बहुत हंगामा खेज रहा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद की कॉल पर कल नेस्ला टावर पर एक मुजाहिरा किया गया, जिस पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की हुई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी के मुताबिक इजाजतनामा होने के बावजूद नेस्ला टावर को तोड़ने का हुक्म दिया गया। अगर यही हालात रहे तो कराची के बाद हैदराबाद में भी काम बंद कर देंगे। जब लोगों को एतमाद ही नहीं होगा इंडस्ट्री, तो इस हालात में आबाद काम करने की पोजीशन में नहीं था कि ये कब तक ऐसा होगा कि करोड़ों रुपए फीसें भरने के बाद, सालों वेट करने के बाद, एनओसियां लेने के बाद आपके प्रोजेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं। तो हमारा राय अमल नेक्स्ट यही है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम आज कराची में बंद किया है, कल हैदराबाद कर देंगे। हम पूरे पाकिस्तान में अगर जहाँ भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन को नहीं माना जा रहा, हम काम नहीं कर सकेंगे। आबाद का मुतालिबा है कि लार्जर बेंच बनाकर मामला फिर से सुना जाए, जबकि MQM पाकिस्तान ने नेस्ला टावर को रेगुलराइज करने का मुतालिबा किया है। उधर तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया है कि असेंबली में नेस्ला टावर की आड़ में सिंध हुकूमत ने अपने सालों के गैर कानूनी काम की क्लीन चिट लेने की कोशिश की है। उन्होंने कह दिया कि हमने सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद जमा कराई और तहरीक इंसाफ ने उसकी मजम्मत करी और फाड़ के फेंक दिया। जब करारदाद हमारे पास आती है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सूबे सिंध के अंदर जितनी भी 2 नंबरियां हुई हैं, मतलब जो कुछ उन्होंने किया है उस सबको रेगुलराइज करा दिया जाए। उस करारदाद में कहीं भी नेस्ला टावर का जिक्र नहीं था। दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। अब जब तक मामला किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने नहीं जाता तो ये मामला मुतनाज़ ही रहेगा, लेकिन कोई भी फरीक मामले को अदालत लेकर जाने में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहा है। एक निजी चैनल ने मामले के मजीद जुमलों के हवाले से सवालात उठाए हैं। तीसरा अहम मसला इकोनॉमिक है, मईशत का है। मुशीर खजाना की वार्निंग के बावजूद डॉलर काबू नहीं आ रहा है। मुशीर खजाना ने सट्टेबाजों को वार्न किया है, लेकिन इसके बाद भी डॉलर की कदर बढ़ गई। हुकूमत नए मिनी बजट की नवीद भी सुना रही है, जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन खत्म की जाएंगी। इससे महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, जिसकी ताज़ा तरीन आदादोशुमार भी हौसला अफजा नहीं है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर रही हैं, क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? इन्हीं अहम निकात पर गुफ्तगू जो मेहमान प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मामला आज सिंध में भी बहुत गर्म रहा है और तमाम ही सियासी जमातें इकट्ठी हुई, क्या मामला हल कर सकेंगी? पीपल्स पार्टी से सेनेटर शहादत आवान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं। सेनेटर शहादत साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये नेस्ला टावर का मसला है क्या, मामला है क्या? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने 1950 में अपने मेंबरान को जगह अलाट की और उस वक्त इसको जो है तकरीबन इसको 780 गज़ की ज़मीन जो है अलाट की गई और उसके बाद 1957 में ये जो है इस तरीके से बढ़ते बढ़ते एक खातून को जिनको प्लाट अलाट हुआ उनकी डेथ होगी, उनकी वाइफ को चला गया, वाइफ से जो है उनके अटॉर्नी को चला गया। इन बिटवीन आपको पता है शाहराह फैसल की जो पहले विड्थ थी 280 से 240 की गई और 20-20 फुट जो है दोनों साइड पे जो है ना सड़क जो है वो बढ़ा जो है स्ट्रिप्स बना दिए गए। उसके बाद क्योंकि वो जगह जितनी भी थी वो कटिंग जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ की थी, बाद में सोसाइटी ने वो ज़मीन तकरीबन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 39 लोगों को 1957 में गालबन वो जगह जो है उन्होंने उन लोगों को अलाट कर दी गई। चलता रहा सिलसिला, चलता रहा, चलते चलते के बाद जो है ये जिस वक्त हमारे नाजिम नेमतुल्लाह साहब थे उन्होंने इस प्लाट का स्टेटस चेंज किया। UC 6 के हमारे एक वकील सैफुद्दीन साहब थे, उन्होंने उसकी NOC जो है वो जारी की। जो फर्दर लैंड थी वो उन्होंने जो मालकान जो है उन्होंने बाकी जितने लोगों को अलाट हुई उन्होंने भी एप्लीकेशन दी। उनको बाकायदा सोसाइटी ने कहा कि आप इतने पैसे जो है रेगुलराइजेशन के अलावा जमा करवा दें, वो ज़मीन उनको अलाट की। मतलब ये है कि सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी ने वैलिडली ये लैंड अलॉट की और उसके बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो जो प्लान था उसको अप्रूव किया।
उसके बाद ब्रिडिंग जो है वो बिल्डर ने ब्रिडिंग वहाँ खड़ी करने के लिए किया, लोगों ने वहाँ पे बुकिंग कराई, सिलसिला चलता रहा, ब्रिडिंग बनी, लोगों ने कनेक्शंस लिए, बिजली के, सुई गैस के, लोगों ने किस्तें दी, ब्रिडिंग जो है उसकी फिनिशिंग हो गई। ये जो बाद का दौर शुरू हुआ, आपने मुस्तफा कमाल साहब का जिक्र किया, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हो गया, जिस दौर में ये बना क्या? लेकिन मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ मैडम कि यहाँ पे आप बताएं कि बाद ये 1950 में पीपल्स पार्टी थी, 1957 में पीपल्स पार्टी थी, 2007 में पीपल्स पार्टी थी। मैडम देखें बात ये है कि ये बड़ी क्या ये इमारत गैर कानूनी है या कानूनी है? एनओसीज कहते हैं उसके नीचे जो बिल्डर्स हैं कि मुकम्मल एनओसीज के साथ बनी। ये इमारत जो है मैडम, ये इमारत गैर कानूनी नहीं, ये इर्रेगुलर है। आप ये देख लें कि जितने प्लाट, एक नहीं आधी कराची में आप ये देखते हैं कि जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं उनको जो अगर कंपलसरी जो उनका ओपन एरिया होता है, अगर उसको भी लोग को इनक्रोच कर लेते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में रेगुलराइज हो जाता है। और यहाँ इस्लामाबाद में देख लें कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बिल्डिंग्स जो हैं रेगुलराइज की हैं, कई शामलाट की जगह जो हैं वो जो गवर्नमेंट की जगह हैं, ये तो प्राइवेट सोसाइटी की जगह है, वो जगह जो है रेगुलराइज की गई हैं। तो आप कह रही गैर कानूनी तो वो है कि जो किसी ने किसी की जमीन पे कब्जा करके कोई जगह बनाई। अच्छा सेनेटर साहब, अगर कल जो फिर एहतजाज हो रहा था सिंध हुकूमत की तरफ से, बिल्डर्स एहतजाज कर रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी वहां मौजूद थी, फिर उन पर लाठी चार्ज क्यों किया गया गुज़िश्ता रोज? किसके हुक्म पर हुआ? पुरअमन एहतजाज? देखें मैडम, देखें आप दो अलग बातें कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी तो जो मौजूदा जो हुकूमत है उसको कंट्रोल करेगी। रोड का स्मूथली चलना देना या रोड का बंद करना वो तो मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है, और कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कंप्लायंस करना जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है। देखें बात यह है कि यहाँ सईद गनी साहब ने क्या कहा, सीएम साहब ने क्या कहा, सब लोगों ने क्या कहा कि इसमें वक्त दें, हो सकता है इसमें रिव्यू दाखिल हो, अपील दाखिल हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में, मैं एज ए वकील भी ये कहता हूं कि देखें बात ये कोर्ट का ऑर्डर सर आंखों पे, लेकिन कोर्ट ने इतनी जल्दी में, भाई बात यह है कि ठीक है कंपनसेशन के लिए टाइम दे देते, लोगों की एडजस्टमेंट के लिए टाइम दे देते, लेकिन बात ये तो ऐसे है ना कि एक कन्विक्ट जो है एडजस्टमेंट को तो दिए ना 3-4 महीने। जब आप कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मुतासरीन को मुआवजा दें, उस बात को 4-5 माह हो गए, मार्केट रेट पर सिंध हुकूमत ने तो अभी मुआवजे की तरफ ही नहीं गई, वो तो कह रहे हैं ही नहीं देने को। गुजारिश सुन लें मैडम, एक गुजारिश सुने। बात यह है कि मुआवजा अगर हुकूमत की किसी वजह से अगर कोई किसी किस्म की सूरत हाल होती तो वो डैमेजेस कंपनसेशन जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ तो तमाम आवाम जो हैं हुकूमत के तो बिल्कुल मांग की जगह है। हुकूमत ने तो हर एक को अकोमोडेट करना है। गलती जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी करे, गलती जो है किसी और नाजिम के दौर में हो, गलती किसी और मेयर के दौर में हो, और उसके बाद जो है कंपनसेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे। सर मगर इदारे तो हुकूमत सिंध के कहलाएंगे ना सेनेटर शहादत साहब, इदारे तो सिंध हुकूमत के कहलाएंगे। अगर कोई गलत एनओसीज दिए गए या कोई ऐसा मामला हुआ तो वो सिंध हुकूमत के इदारों की तरफ से हुआ होगा ना, तो सिंध हुकूमत को कंपनसेट करना पड़ेगा। जो है ना आपने बात तो सुने, मैं तो कहां उससे भाग रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने तो वो लोग जो है रोजाना आप देखें 5000 लोग रोजाना जो है कराची में दाखिल होते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि अफगानी हैं, ये कोहिस्तानी हैं, ये सवात वाले हैं, ये पंजाबी हैं या पठान है, सब पाकिस्तानी हैं। हमारे लिए तो जितने भी आम रहते हैं, सिंध गवर्नमेंट तो हर एक को अकोमोडेट करती है। हमने तो कच्ची बस्तियों को भी जो है उनको भी जो है ना लीज दी हैं, उनको भी अलाटमेंट्स दी हैं, हुकूमत देगी, हुकूमत ने इनकार नहीं किया। ऑनरेबल सीएम साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर उन्होंने यही कहा कि हमें मुनासिब टाइम दें ताकि ये लोग जो हैं यहाँ से निकलेंगे। चलिए मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, फिर जानने की कोशिश करूंगी कि ये मुनासिब टाइम क्या है। टाइम मुनासिब एक तो सियासतदानों के लिए बड़ी अच्छी टर्म है। सदाकत अली साहब ये फरमाइएगा कि नेस्ला टावर के मसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हुकूमत वक्त का, वफाक का मौक़िफ़ क्या है? आशिया साहब बहुत शुक्रिया। देखें जब सुप्रीम कोर्ट किसी बात पे एक्शन लेती है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, और उस जाहिर है वो तमाम साइड्स का मौक़िफ़ सुनने के बाद वो इतना बड़ा फैसला कर सकती है। लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा, मैं उसकी मेरे पास मालूमात तो नहीं है, लेकिन मुझे नॉर्मल जो प्रोसीजर है लॉ का उसका तो मुझे पता है कि वो इंसानी जो इमलाक है उसकी बचत, मुल्की मफादात को सामने रख के दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ सुन के अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो ये सीधी सीधी बात है। आपको पता है कि यहाँ किस तरह का हुकूमत है और किस तरह का राज है। बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, यानी इनका ये एक ही मसला ले लें। इनकी हुकूमत ने मुतासरीन को एडजस्ट करने में और जिन इदारों की गलती थी उनको ठीक करने में इन्होंने क्या किया।
अभी हमारे सेनेटर साहब कह रहे हैं कि जी गलती MQM की थी और पीपल्स पार्टी क्यों दे? पीपल्स पार्टी को अपने पास तो नहीं दे रही, ये तो इदारे हैं, उन्हीं इदारों से जो वो टैक्स लेते हैं, जो लोगों से प्लॉटों की फीस लेते हैं, जो नक्शों की फीस लेते हैं, ये उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। अगर आपकी नाक के नीचे कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो उसके आप जिम्मेदार हैं। अगर पहले भी हुआ है, जब से हम सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया हुआ है, तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ये तो पहली बात होगी। उसके बाद ये बड़े जमहूरी बनते हैं, दूसरों को फाशिस्ट कहते हैं, और ये देखें कि मुजाहिरीन हैं, अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो उनको अकोमोडेट करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है। उनको लाठियां मारने का कौन सा तरीका है कि आप जनाब सड़कों पे जमहूरियत के बड़े आप दावेदार हैं और आप 4 लोग एहतजाज करने आए, सदाकत अली साहब गैस कर रहे हैं, आप उनको। सदाकत अली साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अवाम के एहतजाज और पुरअमन एहतजाज पे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आज की सूरत हाल है, अब से कुछ देर पहले किया है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वहां पर, इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बिल्डर्स एसोसिएशन, ये सब एक पेज पर है। बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसको रेगुलराइज किया जाए। और इसके साथ में आपको एक गुफ्तगू खुर्रम शेर जमान साहब की सुनाना चाहूंगी। क्या PTI इरादतन या तर्ज बन गया है सिंध हुकूमत पर तनकीद का, या वाकई आप लोगों को लगता है कि सिंध हुकूमत गलत तरफ है? क्योंकि ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर है। सुनवाइएगा खुर्रम शेर जमान को। साजिश है ये वजीर आजम के खिलाफ कि वजीर आजम इमरान खान एक तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत जो है वजीर आजम की इस पॉलिसी के खिलाफ है। जी सर, बिल्कुल देखें ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मुतासरीन है, अगर इदारा सिंध हुकूमत क्यों ने गड़बड़ की तो मुतासरीन को अकोमोडेट करना इनका ही बनता है। मैं तो बारहा यही कह रहा हूं कि कोर्ट ने जो भी कॉग्निजेंस लिया है, कोर्ट ने जो भी एक्शन सजेस्ट किया है, जाहिर है कोर्ट ने तो जाहिर है हर चीज को मद्देनजर रख के किया है, तो सीधा सीधा हुकूमत की नाकामी है। और हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत इस मसले को हल करे। दूसरी जो बात खुर्रम शेर जमान कह रहे हैं, वो आप देख लें कि हम यहाँ पे आटा सस्ता करने के लिए गंदम रिलीज करते हैं, इनकी गंदम वहां से गायब हो जाती है, ये गंदम रिलीज नहीं करते। हम यहाँ से अगर हमारे यहाँ मैं आती हूँ महंगाई पर आती हूँ, मगर खुर्रम शेर जमान तो फिर गवर्नर रूल का मुतालबा कर रहे हैं ना सिंध में। सर आप लोग तो कहते हैं ना, वजीर आजम भी और वज़रा भी कहते हैं कि सारी महंगाई का जिम्मेदार सिंध है। ये तो है, इसको रखें एक तरफ। बताएं, अगर यूरिया खाद सिंध में 57% ज्यादा जाती है और वहां खाद गायब हो जाती है, तो वो हुकूमत है या माफिया की सरपरस्ती कर रही है? यहाँ पंजाब में चीनी पे छापे पड़ रहे हैं, यहाँ पंजाब में यूरिया पे छापे पड़ रहे हैं, कोई जखीरा अंदोजी करता है। तो क्या विफाक चाहता है फिर गवर्नर रूल लगा दे सिंध में? देखे ना, देखे मुझे सुने, अगर वफाकी हुकूमत सारे स्टेप्स के बावजूद सिंध हुकूमत माफिया के साथ मिलके हुकूमत को नाकाम कर रही है, तो कोई ये भी तो ऑप्शन हो सकता है, इसमें क्या बुरी बात है? सिंध हुकूमत इतनी पावरफुल है कि वो विफाक को नाकाम कर सकती है, तो विफाक इन रिटर्न गवर्नर रूल चाहता है। इज दिस द वे? नहीं, मेरी बात सुने, अगर कराची में सबसे ज्यादा आटा चीनी महंगा हो रहा है और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन, कराची के जो बहुत बड़ा कराची का एरिया और बहुत बड़ी आबादी है, उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन पूरे मुल्क में है और हम तनकीद सुनते हैं और लोग उस महंगाई से पिस रहे हैं, तो कोई हमें उसमें पीपल्स पार्टी से मोहब्बत तो नहीं है? अवाम पाकिस्तान पहले मोहब्बत नहीं है वैसे आप लोगों को पीपल्स पार्टी से, ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है। सदाकत अली साहब, बहुत नापसंदीदा है आपको सिंध हुकूमत। अली गौर बलोच साहब, पंजाब में 6000 पसंदीदा की बात नहीं है। एक जुमला मुझे और सुन लें, एक जुमला मुझे बता दें कि ये सब्जियां सिंध में उगे और कराची में बिके महंगी, मुर्गियां और अंडे लोकल हो वो महंगे, ना ये इनमें कोई डॉलर है, ना इनमें कोई बिजली का बिल है, ना यानी ये सारी चीजें अगर सिंध में महंगी है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आ रहा है और वहां 15-13 साल से एक हुकूमत बैठी है, वो कोई स्टेप नहीं ले रही। 12 करोड़ की सूबे पंजाब को उतनी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होगी। एग्रीकल्चर लैंड है पंजाब का, अगर इसी को एफिशिएंटली कर ले जाए पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है। मुझे अली गौर साहब को पंजाब में आटे की कीमत 1100 है और सिंध में आटे की कीमत अगर 1400 होगी तो क्या करेंगे? आ जाए मेरे साथ, यहाँ लाहौर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ 1100 पे मिल रहा है। सदाकत अली साहब, अली गौर साहब, ये तो एक अलग बात है ना। सिंध और पंजाब, चीनी चेक कर लें, पंजाब में इस वक्त 88-90 रुपए की किलो है और नहीं सदाकत अली साहब, 88 रुपए पे चीनी भी नहीं मिल रही है। 88 रुपए पे चीनी भी कहीं नहीं होगी लाहौर में। अली गौर साहब, आपको मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा, लेकिन आप आ जाए ना, चलते हैं, आप साथ चलें, चलते हैं, देखेंगे कहाँ मिल रही है।
मैं और आप बाद में लड़ लेते हैं, पहले अली गौर, जहाँ चीनी 150, चले मैं अपने हकायक नहीं रखती, अली गौर साहब से पूछ लेते हैं फैसलाबाद में रेट क्या है। अली गौर साहब, पंजाब में 6000 कॉलोनीज को रेगुलराइज, सोसाइटीज को रेगुलराइज किया जा सकता है, तो फिर ऐसी इमारतें जो बसी हुई हैं जहां लोग रह रहे हैं वो रेगुलराइज क्यों नहीं हो सकती हैं? और जब ऐसी इमारतें बनती हैं तो हुकूमतें कहाँ होती हैं? ये हालात यहाँ भी कहीं ना कहीं हैं, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, मैं तवक्को करता हूं कि जितना आपने अब्बासी साहब को टाइम दिया है उससे कोई थोड़ा सा कम, लेकिन कुछ टाइम दीजिएगा। अक्सर आप भी अपोजिशन का गला घोंट देती हैं हुकूमत के साथ मिलके। गुजारिश ये है कि सूरत हाल ये है कि इनसे पूछें कि इस वक्त पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिन पर इन एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत है, KPK में इनकी हुकूमत है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कब्जा भी इन्होंने हासिल कर लिया है। वोट के जरिए तो नहीं किया, अगर कि सिलेक्शन के जरिए किया है, लेकिन सो कॉल्ड हुकूमत तो इनकी है। अब एक सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वो भी इनसे हरम नहीं हो रही और इनका लबो लहजा देखे। मैं तो इनको बिल्कुल वासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम टॉक शो में भी इनका लबो लहजा ऐसे ही होता है कि हाँ हम गवर्नर आज लगा देंगे। मतलब जाहिर है, साफ पता चलता है कि ये आदमी इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है और सिलेक्टेड हुकूमत का नुमाइंदा बात कर रहा है। जाहिर है इतनी डिक्टेटरशिप, इतना तकब्बुर, इतना गरूर तो किसी सिलेक्टेड की जुबान में हो सकता है, किसी इलेक्टेड नुमाइंदे की जुबान में नहीं हो सकता। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो मुझे ये बताएं कि पंजाब में आटा क्या सस्ता मिल रहा है? पंजाब में DAP खाद जो है आयशा बख्श 9,000 10,000 पे भी ब्लैक रेट में भी नहीं है, कीमत 10,000 तक पहुंच चुकी है और फिर भी अवेलेबल नहीं है। फिर इनकी चीनी जो है वो मतलब है कि अब शुगर मिल चल चुकी हैं, फिर भी 120 और 30 रुपए के दरमियान में बिक रही है। आटा जो है वो इनका सिंध से भी महंगा मिल रहा है और गायब है मार्केट से, अब उसकी शॉर्टेज आ रही है। आप देख लें कि पेट्रोल का बहरान जो है वो मतलब है कि पिछले दिनों पैदा हो गया। कोई ऐसा शोबा नहीं है। जहां तक आप रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हाँ, अगर ये नस्ला टावर जो है ये बनी गाला का महल होता तो 1 मिनट में रेगुलराइज हो जाता और वफाक ही इंटरफेयर करके कर देता। यही तो मकसद है कि इस पाकिस्तान में दोहरा कानून चल रहा है, सिलेक्टेड के लिए और कानून है, आम आवाम और अपोजिशन के लिए और कानून चल रहा है। आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो मतलब है कि ये हमारा कश्मीर हाईवे है, श्रीनगर रोड आजकल इसको बोलते हैं, इसके इर्द गिर्द कई आपने देखा कि मार्केट गिरा दी गई, कुछ कई लोगों के साथ विक्टिमाइजेशन की गई, लेकिन इमरान न्याजी का घर जो कि वो जिसकी आज तक वो रसीदें नहीं दिखा सका, सिर्फ वो कहता है कि जमायमा की ईमेल को तस्लीम कर दिया जाए कि ये पैसे मुझे दिए थे। मतलब है कि वो गैर कानूनी घर जो है वो रेगुलराइज हो सकता है। जहां तक नस्ला टावर का ताल्लुक है, अदलिया ने फैसला जरूर दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर अदलिया ही फिक्स करे कि इन जो बेचारे मुतासरीन हैं, अगर एक बंदे के पास दुरुस्त कंपनसेशन की बात है, मगर अली गौर बलोच साहब, मुअज़्ज़ज़ अदालतें देखभाल के फैसले करी, मगर सवाल तो फिर ये दूसरा हिस्सा तो ये भी सामने आना चाहिए ना कि जब इस तरह की इमारतें बनती हैं तो वो हुकूमत वक्त कहाँ होती है, इदारे कहाँ पर होते हैं, उस वक्त पे वो NOCs कैसे जारी हो जाते हैं? देखिए, ये जो नस्ला टावर वाला मामला है उसको अदालत ने बड़े गौर से देखा है। मुझे बहुत डिटेल में तो मतलब इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि सबसे पहले तो जिम्मेदारी उन हुकूमतों की है जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, जिन लोगों ने इसको रेगुलराइज किया, जिन लोगों को ने इसकी सिफ्त, एक उर्दू में बोलते हैं कि सिफ्त चेंज करना, कि इसकी कमर्शलाइजेशन में इसको सीखनी थे या जो भी रेजिडेंशियल था तो उसको या जिस पर्पज के लिए था उससे उसको चेंज करके कमर्शलाइज किया गया, और अगर वो गलत किया गया तो उन लोगों के, उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन लोकल बॉडी के जो इदारे थे जिन्होंने नक्शा पास किया उस वक्त देखने के इस वक्त कौन लोग थे और किस तरह से ये पास हुआ। तो ये एक, मैं आपको आयशा बख्श ये भी बताऊं कि ये मसला कोई छोटा सा मसला एक नस्ला टावर का नहीं है। अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर का एक्शन लिया, यकीन करें कि अगर आप इस मेरिट के ऊपर चल जाए तो शायद पूरे पाकिस्तान की आधी कमर्शियल बिल्डिंग आपको गिरानी पड़ जाए। और वाकई इस पर जो लोग गलत तरीके से नक्शे पास करते हैं, और बाद में देखें उन लोगों का क्या कसूर है। जब गवर्नमेंट एक नक्शा पास कर दिए, गरीब ने वहां पर हो सकता है कि उसके पास अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए वो एक फ्लैट ही हो, उसने तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी तो उसके बाद खरीदा ना, वो प्लाजा खड़ा हुआ,
तो फिर उसमें लोगों ने खरीदारी की। सबसे पहले उन मुतासरीन की हकरसी होनी चाहिए, ये भी कोर्ट ही बिल्कुल दुरुस्त। एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। यकीनन अवाम का नुकसान हो रहा है और कंपनसेशन होना चाहिए। का कसूर बिल्डर या फिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, उन लोगों को भी दायरे में लाया जाना जरूरी है। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर शहादत साहब, आप बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे थे कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी पूरी की जाएगी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ऐसा नहीं है। उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि असेंबली में नेस्ला टावर की आड़ में हुकूमत सिंध ने अपने बहुत से गैर कानूनी कामों की क्लीन चिट लेने की कोशिश की है। मसला सिर्फ नेस्ला टावर का था, मगर पीपल्स पार्टी ने अपने ही दौर के तमाम गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज कराने की करारदाद भी वहां ले आई। सर, ऐसा ही है तो क्यों? देखें, मैं आपको पहली बात तो ये कहूँ कि सदाकत साहब ने जो कुछ कहा नहीं, अपनी जज्बाती बातें करते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके जहन में एक ही बात है कि बस खाली रोज़ की बातें जो यही करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के ख़िलाफ़ बातें करते रहें, लेकिन असल जो चीज़ है कि गरीब के जिस्म जान का जो रिश्ता है वो कायम नहीं है। जिसके लिए गवर्नमेंट को जो काम करना है वो काम तो वो नहीं कर रहे हैं। नस्ला टावर की तो उनको फिक्र है, वो हमारा मसला है, हम अपना सूबा चलाएंगे। आप अपने पंजाब की बात करें, जहाँ पे इन्होंने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी भी हैं जो लोगों की कब्जे करके जगह बनाई गई थी, वहाँ बुजदार साहब ने एक तरीका रख दिया, जी हमें इतने पैसे आप दे दें, ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है लीगलाइज हो जाएगी। वहाँ पे आम के बागात काट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी गई। बोला कोई बात नहीं है जी, ये बहुत ज़रूरी जगह हैं, ये हमने अवाम को जो है अकोमोडेट करना है। मेरा कहना ये है कि ये यहीं के लोग हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे बसेंगे, यहाँ पे रहेंगे। फेडरल गवर्नमेंट तो कम अज़ कम जो है इनके जो 50 लाख घर हैं उनमें से जो है ना वो इन लोगों को चीज़ अलाट करने के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, ना इनको चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये सिंध गवर्नमेंट का मसला है, ये लोग देखते रहेंगे। सिंध गवर्नमेंट ही इनको अकोमोडेट करेगी और उसके बाद जो सिचुएशन होगी आपके सामने होगी। देखें, मसला सिलसिला ये है कि मैं अपने दोस्तों को ये कहता हूं भाई कि आपकी अब 14-15 महीने की गवर्नमेंट है कि खुदा के वास्ते आप सूबों को जो है ना, सूबों में नफरत मत फैलाएं, लोगों को आप उकसाने का काम मत करें। हुकूमत का काम अवाम को उकसाना नहीं होता है, हुकूमत का काम अवाम को रिलीफ देना होता है। पहले आप ये बता दें कि अवाम के मुंह से तो आपने नवाला छीन लिया। हुकूमत का काम अवाम को रिलीफ देना है। सर ठीक है, मैं उनसे भी पूछूंगी, मैंने आपकी बात सुनी है। बात सुने सेनेटर साहब, मैं आपकी बात सुन रही हूं। मैं समझता हूं आप सर, मैडम आप जो है अब्बासी साहब को जितना सुनते हैं, आप इसी तरीके से जो है अली गौर साहब और हमें सुने। बात यह है कि ये आप क्यों नहीं कहती हैं कि लोगों की सड़कों के ऊपर पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, जो आदमी इनको प्रेशराइज करता है वहां तो रात की तारीकी में ये समझौता कर लेते हैं, भले वो किसी के साथ भी हो, जिस किस्म का भी हो। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, मेरे सवाल का जवाब रहता है। साबिक चेयरमैन आबाद जुनैद अशरफ साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये कीजिएगा कि ये जो इरेगुलरिटी है इस बिल्डिंग के साथ, उसकी जिम्मेदारी कहीं फिक्स हो सकी? आपके ख्याल में कहाँ फिक्स होनी चाहिए और कंपनसेशन किस तरह मिल सकेगा? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो भी जिम्मेदारी बिल्डिंग की होती है ना, वो बिल्डिंग की एक एनओसी दी जाती है। 17 एनओसी के बाद फाइनल एनओसी मिलती है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देती है। इसलिए अगर आपको उसको जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन लोगों को कैसे एतमाद होगा कि एक जुनैद साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे, दोबारा आपको फोन लाइन पर लेते हैं ताकि बेहतर तौर पर समझ सकें। सेनेटर साहब, अब आप ब्रेक से पहले भी जहां मैंने सवाल छोड़ा था आपके लिए और दोबारा फिर आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, हुकूमतों की जिम्मेदारी और रिलीफ की बात की। सर, मेरा सवाल ले लें सेनेटर साहब। सर, मेरा सवाल, आप जिम्मेदार होने की बात कर रहे हैं, हुकूमत के रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल विफाक को भी सवाल कर रहे हैं, उसी तरह सवाल आपकी तरफ भी बनता है। आपने कहा मुनासिब टाइम पर कंपनसेट करेंगे। सर, वो लोग जो यहाँ रिहाइश रखते थे उनके लिए कंपनसेशन कब होगा? कोई तरीकाकार अब तक बनाया आपने?
देखिए, मैं गुजारिश ये करूं कि आपको मालूम है 2 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया, हमें तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें आपको मालूम है कि बहुत सी बाकी पार्टियों के लोग भी कोर्ट में गए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उनको नहीं सुना। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत इसमें कोई टाइम जो है ग्रांट कर लेगी। लैंडलॉर्ड और टेनेंट का भी मसला होता है, वहाँ पे भी अदालतें साल का 6-6 महीने का टाइम देती हैं। लेकिन बहरहाल कोर्ट की बात है, ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन मैं ये आपको वादा कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है इन लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी उससे नबुर्द आबाद होगी। बाकी आबाद के चेयरमैन साहब से आप ये पूछ लें कि एनओसी बाकायदा कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देती है, लेकिन टाइटल जो है वो डिटर्म, अगर किसी के पास टाइटल है तो उसको क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कह सकती है कि भाई मैं तो, ठीक है सर, मैं उनसे पूछती हूँ, लेकिन ये याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल का फैसला है, जब ये मामला शुरू हुआ था, जब कहा गया था अलॉटीज को रकम देने का। जी जुनैद अशरफ साहब फरमाइएगा प्लीज। जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि किसी भी एनओसी देने का इदारा जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल एनओसी जब देती है तो वो सबसे पहले जो लेसर होता है, जिसके पास टाइटल होता है, उस टाइटल वाले तो उसके बाद कोई 15 एनओसीज और हैं आयशा, जो एनओसीज एक बिल्डर लेता है, और इसके बाद एक फाइनल एनओसी चीजें वो आम लोगों में सेल कर सकते हो। मुझे ये बताइए कि इतनी एनओसीज लेने के बाद, इतनी टाइटल वेरिफिकेशन लेने के बाद, और वो प्लाट सिर्फ पर्टिकुलर नस्ला की बात कर रहे हैं, तो वो 1950 में अलॉट हुआ था। आज से 70 साल पहले वो प्लॉट किसी को दिया गया था, उसके बाद कई दफा ट्रांसफर हो चुका है, उसके बाद कई अथॉरिटीज ने उसकी वेरिफिकेशन की है, और फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने एनओसी दी है, और आफ्टर दैट उसको सेल किया गया है, और उसके अंदर बनाने में 5 साल लगे हैं, और उस 5 साल में कोई नहीं आया कि भाई इसके अंदर कोई इर्रेगुलरिटी है। उसके बाद 4 साल जुनैद साहब, कतई कलामी की माजरत, राइट नाउ क्या बिल्डर्स, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स अपना केस बेहतर तौर पर पुटअप नहीं कर सके? कल जो एहतजाज, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तक फिर आप लोग खामोश क्यों थे? सवाल ये उठता है कि आखिर कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी ना। अगर एक आम वहां पे रिहाइश रखने वाला मुतासिर हो रहा है, उसकी कंपनसेशन नहीं हो पा रही है। रिहायशियों ने भी पुटअप किया है, लेकिन उनको सुना नहीं जाता है। अगर किसी इस तरह का ऑर्डर हो जाएगा तो वो अवाम जो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जो यहाँ के सिटीजन हैं, जो पैसा जमा करके लगाते हैं, वो किसके दरवाजे पे जाएंगे? हम तो चीफ जस्टिस साहब से बारहा अपील कर रहे हैं कि भाई कोई कमीशन बनाइए। पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जितनी चीजें हैं वो रेगुलाइज हो रही हैं। आपके कराची के अंदर 17,000 एकड़ जमीन आप रेगुलाइज कर देते हैं बैरिया टाउन को। आप कराची के, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रेगुलाइज कर देते हैं। यहाँ पे अगर 100-200 गज का कोई मसला भी है तो आप उसको रेगुलाइज करें। अगर कोई कहीं किसी डिपार्टमेंट से गलती हुई, और कम से कम डिपार्टमेंट को तो ऑन बोर्ड लेके सजा दें। सर, नेस्ला टावर तो फिर अब गिराया जा रहा है ना, उसके तो गिराने का अमल जारी है। अब इससे अगला सवाल है कि आखिर अलॉटीज को कैसे कंपनसेशन होगी? इसका कोई तरीका कार क्या बिल्डर देगा, हुकूमत देगी? बिल्कुल, बिल्डर जो है वो तो जमाने हुए बेच के चला गया है, फिर भी आज वो खड़ा हुआ है, फेस कर रहा है। वो अलाटीज को आज बेचारों को सबसे पहले तो रेंट दे रहा है, और रेंट पे उनको अपार्टमेंट दिला रहा है कि वो बेघर ना हो। मकसद अगर हुकूमत बेघर कर रही है और वो घर दे रहा है कि नहीं, अलाटीज को सपोर्ट करे, और डेफिनेटली वो इसके बाद भी टाइम दिया जाए। तोड़ना जरूरी नहीं था। पहले तो आप उस बिल्डर से उन अलॉटीज की फेवर में बात कर रहे हैं कि आप उसको टाइम दे के पैसे दिलाते, फिर अलॉटीज कहीं पे अपने आप को अकोमोडेट करते, देन आप उसको करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद अशरफ साहब। और हुकूमत सिंध सेनेटर साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि किस हद तक होगी, कंपनसेट करेगी, आगे बढ़ेगी, वक्त दरकार है। सदाकत अली साहब, बजाय कि मामले को खराब किया जाए, वफाक से सिंध पर तनकीद हो, अगर हुकूमतें मिलकर चलें तो मामला हल हो सकते हैं, लेकिन इल्जामात ज्यादा हैं। एक आज रिपोर्ट सामने आई है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कोरोना पैकेज की मद में 40 अरब रुपए की बेजाबतगियों का इंकशाफ है सर। और ये बड़ी डिटेल में रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से जो अशिया की तरसील हुई, हुकूमती गारंटीज के बगैर सप्लायर्स को पेशगी अदाइयां की गई, और फिर काफी तफसील है। क्या आपकी नजर से गुजरी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो उंगली उठा रही है हुकूमत की कारकर्दगी पर?
जी आयशा, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला सवाल है कि अगर हुकूमतें लड़ती रहें तो मसला हल नहीं। देखें, ये सिंध का अंदरूनी उसका सूबाई हुकूमत का मसला है, और अगर वो अपना कानून कोई बदलना चाहते हैं तो बदलें। बाकी उन्होंने जब अदालत, ये जो बातें यहाँ कर रहे हैं इनको अदालत में करनी चाहिए, ताकि हम समझें कि अदालत ज़ाहिर है अवामी मफाद में ही बात करेगी, मुल्की मफाद में ही बात करेगी। अदालत का तो कोई इशू नहीं होता कि वो अपना उनका मौक़िफ़ हो। दूसरी बात, जो आप ये हुकूमतों की बात करिए, मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब ने कहा कि मैं भी सिलेक्टेड हूँ, इमरान खान भी सिलेक्टेड हैं, तो मैं तो उसका क्या जवाब दूँ। अगर पाकिस्तानी मौजूदा सियासी तारीख में कोई आदमी सिलेक्टेड है तो उसका नाम नवाज शरीफ है, जिसने बगैर किसी जद्दोजहद के जनरल जिलानी की गोद में और जनरल ज़िया-उल-हक की क्या उसकी गोद में जाके बैठे और अपनी सियासत शुरू की। बाकी तो किसी को सिलेक्टेड कहना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के नतीजे में ये भी जीते हैं। ये जीत के आए हैं अली गौहर साहब, ये इलेक्टेड हैं, और उसी रिजल्ट में मैं सिलेक्टेड हूँ। मेरा ख्याल है इसका फैसला देखने वाले कर लें कि मुझे लोगों ने 1,36,000 वोट लिया है, मुझे ये कहें कि जी मैं सिलेक्टेड हूँ, और इनको जितना वोट पड़ा है ये इलेक्टेड हैं। और इमरान खान जिसको 2.25 करोड़ वोट पड़ा है वो सिलेक्टेड है, और नवाज शरीफ जो पता नहीं चले छोड़े वो इलेक्टेड है, और वो ज़िया-उल-हक साहब उनको पकड़ के लाएंगे। ये बातें मेरा ख्याल है ऐसे ही एक रेटरिक है, पॉलिटिकल रेटरिक है इनका, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। बाकी इनके लोग कितने अच्छे हैं वो आपने देख लिया होगा कि वो वीडियो में क्या चल रहा है। और पहले एक टीवी ने वीडियो का पहला हिस्सा उधेड़ के रख दिया जो मरियम साहब ने अपनी प्रोडक्शन हाउस में बनाई, और कल जियो न्यूज़ ने दूसरा उनका जो हिस्सा था उधेड़ के रख दिया। लोगों की बेचारों की बड़े बड़े जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके सरबराहों की ये वीडियो ऑडियो बना के उनको जोड़ जाड़ के अपने लिए रिलीफ मांगने वाले क्या बात करेंगे। तो मैं सदाकत साहब, अगर आपको इतना कमजोर मौक़िफ़ नजर आता है, आप इस बात पर आगे, अगर इतना कमजोर मौक़िफ़ है नून लीग का, तो हुकूमत खुद क्यों नहीं अदालत चली जाती है? आपको नजर भी आ रहा है ये कमजोर है, आपको लगता है फेक है सब कुछ, तो अदालत जाना चाहिए आपको तो इस मामले पे, ताकि ये और एक्सपोज हो जाए। मुझे बताएं, क्या देखिए मरियम साहब ने बनाई, तो मरियम साहब का कैलिब्री फॉन्ट फेक नहीं था, मरियम साहब का कतरी खत फेक नहीं था, उनका बयान झूठा नहीं था कि मेरी पाकिस्तान में क्या, लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो झूठ साबित नहीं हुआ। मियां साहब मगर ये साबित तो फिर अदालत के फोरम पर होगा ना सदाकत साहब, ये मेरे आपके कहने साबित है। मरियम साहिबा इज अ कन्विक्टेड लेडी, नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं, और बेचारों को आपने क्या सजा देनी है? वो ऑलरेडी मुजरिम हैं, सजा याफ्ता हैं, इश्तिहारी हैं, तो ऐसे बंदों को आप क्यों सुनते हैं, क्यों उनकी बातें चलाते हैं? इनकी वीडियो टेप ये एक अलहदा मामला है ना, आप हर बात को दूसरे के साथ जोड़ेंगे। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दें, फिर अली गौहर साहब से तसल्ली से इस बात का जवाब लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अली गौहर साहब, ये जो ऑडियो लीक्स की बात हो रही है, हुकूमत इस पे बहुत ज़्यादा बात करी, कभी कहते हैं हमारा क्या जाना अदालत, हम क्यों जाए, हमारा लेना देना नहीं। फिर आज तो ये भी फवाद साहब ने कह दिया कि अदलिया के ऊपर दबाव डालने की, इदारों पर दबाव डालने की कोशिश है, तो अदलिया को नोटिस ले लेना चाहिए मरियम नवाज और नून लीग के खिलाफ। सर, आपको लगता है कि ऑडियो लीक का मामला कमज़ोर हो रहा है, जिस तरह बहुत सी चीज़ें दिखाई जा रही, कोई तशवीश है, ये हुकूमत का इल्ज़ाम कि आप लोगों ने डॉक्टर किया है, अभी जैसे सदाकत साहब भी कह रहे हैं, तो आप लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे? देखें, बड़ी सिंपल बात है, कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। एक, आज मरियम साहिबा ने ट्वीट की है जिसमें इमरान न्याजी साहब तस्लीम कर रहे हैं एक टीवी चैनल के इंटरव्यू देते हुए कि भाई मुझे जस्टिस खोसा ने कहा कि तुम एप्लीकेशन लेकर आओ, हम तुम्हारा काम कर देते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो वो जिस अदालत ने, जिस एहतसाब कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी, उसमें से मशकूक लोग निकल रहे हैं। एक साफी उनका पीछा कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि वो मतलब है कि आप इधर क्या करने आए थे और किस मकसद के लिए आए थे, और ये वही एलिमेंट्स हैं जिनको बेनकाब करने, क्या इस वीडियो की भी फराद करवाने की जरूरत है? आपके सामने है कि जिस तरह से फैसले लिए गए, इसीलिए तो हम इनको सिलेक्टेड बोलते हैं, और इसीलिए आज इनका एहतसाब नहीं होता। ये दोनों हाथों के साथ, आपको पता है कि कोरोना की वो खैरात का पैसा भी खा गए, अरबों रुपए जो बाहर के मुमालिक ने पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए दिया था। आज ये आटे में अरबों रुपए खा जाए, आज ये चीनी में अरबों रुपए खा जाए, कोई इनको पूछने वाला नहीं। नैब के चेयरमैन की वीडियोस भी इनके पास हैं जिसके जरिए ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयान को भी फरानिक करवाने की जरूरत है जो उन्होंने दिया था। जस्टिस नसीम अदन शाह ने जो इंटरव्यू दिया था उसके भी फरानिक करवाने की जरूरत है, तो वो भी फरानिक करवा लें।
फिर जो चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट का आप फरानी करवा लें, वो तो खुद बैठे हुए हैं, वो उनकी मैं समझता हूँ सर वो तो आपकी जमात के कारकुन भी कहें, वो खुद कहते हैं, उनके बेटे के भी इतने इंटरव्यूज आ गए, आज फवाद साहब ने भी कहा। सर अभी आपने मरियम की जिसका हवाला दिया, उन्होंने जो अपलोड किया सोशल मीडिया पे, उसमें वो कह रही है दुनिया की कोई अदालत इन सबूतों को झुटला नहीं सकती है। तो सर फिर आप अदालत क्यों नहीं ले जाते कि एक ही बार दूध का दूध पानी का पानी हो, वहां फॉरेंसिक हो, सबूत रिकॉर्ड हो और अदालती फैसला आ जाए इस मामले पर, अगर ये झुटलाया ही नहीं जा सकता। बड़ी आपने मुनासिब बात की है। हम अपने वकला की मशावरत के बाद चले भी जाएंगे। मुझे ये बताएं कि साकिब निसार साहब जो हैं वो अदालत, वो क्या देखे ना, वो खुद साबिक चीफ जस्टिस हैं और हालत ये है कि वो कहते हैं कि मैं पागल हूं जो मैं अदालत में जाऊंगा। इसका मतलब है कि जो अदालतों में जा रहे हैं वो पागल हैं, जो अदालतों के सामने सैकड़ों पेशियां भुगत रहे हैं वो तमाम लोग पागल हैं। हाँ, ये समझदार ज्यादा है, इनको पता है कि इन्होंने अपने दौर में अदालतों में क्या सलूक किया, किस तरह से अदलिया का तशख्खुस इन्होंने अपने दौर में खराब किया। आज ये अदालतों के सामने जाने से क्यों कतराते हैं? जो अली गौर साहब, फिर वो एक मुस्लिम लीग नून का भी माजी है। मैं माजी में नहीं जाना चाहती। अरशद मलिक की वीडियो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी, आप लोग आज तक अदालत नहीं गए। सर सबका ही हाल है ना, सबका ही माजी है। मैं आपको हाल बता रहा हूँ। हाँ, तो सर पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो रखते हैं अरशद मलिक की, 1.5 साल हो गए, मैं तो फिर वही बात आगे, मुनासिब वक्त, आप मुनासिब वक्त पे जाएंगे। सर 1.5 साल में आप उसी को अदालत ले जाते, आपको कोई रिलीफ मिल जाता है इस भाई? देखें, जो ये तो बड़े तज्जुब वाली बात होगी ना कि जिस अरशद मलिक ने फैसला सुनाया उसको आपने इस वीडियो की बुनियाद पे नौकरी से निकाला, लेकिन आपने उसके फैसले को कलअदम करार नहीं दिया। ये भी बड़े तज्जुब की बात है। आपने जस्टिस सिद्दीकी को जो है वो उसकी वीडियो के ऊपर जो उन्होंने बरमला अपने हलफ देकर बयान दिया, उसके ऊपर तो आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन मतलब है कि उनके मतलब अदालत नहीं जाना नून लीग ने इन मामलात को लेकर करार नहीं देते। देखें, हम तो ऑलरेडी अदालतों में पेश हुए हैं। हमने ऑडियोज वीडियोज भी आई हैं, ये हमने तो जारी नहीं, ठीक है, ये तो आपके सामने है, ये लोगों के बयानात आपके सामने हैं। हम तो तकादा करते हैं कि हमें भी इंसाफ दिया जाए, जिस तरह से कि इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को तो हर चीज सर तकाजे के लिए एक दरखास्त लेके अदालत जाना पड़ता है कि सर ये मेरे पास सबूत है, ये मेरी दरखास्त है, इस पर फैसला करके दें। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ये जस्टिस साकिब निसार साहब की भी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इमरान नियाजी की अरबों रुपया खाया और सर मुझे अच्छा ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। कौन करेगा? सेनेटर शहादत साहब, हमारी सियासत में ये ऑडियो वीडियो की सियासत नई नहीं है, दहाइयों की पीछे कहानियां हैं और फिर बाद में साबित भी होती हैं। फिर लोगों के कभी कभार जमीर जागते हैं तो तस्लीम भी कर लिया जाता है माजी क्या है। ये जो अभी साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो सामने आई, पीपल्स पार्टी काफी खामोश है। क्या नून लीग की तरफ से कोई राब्ता किया गया आप लोगों से इस मामले पर? नहीं मैडम, पहले मैडम एक बात सुन लें कि आपने कहा सब खामोश हैं। जब जस्टिस कयूम की वीडियो सामने आई थी, सैफुर रहमान साहब वाला जो इशू था, हम कोर्ट में लेके गए। नसीम असम शाह की ऑडियो वीडियो आई है तो हमने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है 184F की पिटीशन डाली कि ये अदालती कत्ल है। के बाद ये कि भुट्टो साहब ने वापस नहीं आना, लेकिन हम कोर्ट में गए। ये आप नहीं कह सकती हैं, लेकिन ये बड़ी बदनसीबी की बात है। मैं अभी के मामले पे कह रही हूँ सेनेटर साहब, मैं ये जो भी साकिब निसार साहब की आई है ना, मैं उस पे कह रही हूँ, आप लोग खामोश हैं ना। अगर मैडम मेरा कहना ये, आपकी बात होनी है, दूसरों की नहीं सुनी तो आप बता दें ये हम पे लागू हो गया। देखिए किसी का केस पेंडिंग है तो उसके जो स्ट्रेटेजी डिफेंस बनाना है उसके वकला ने बनाना है, अवाम ने नहीं बनाने का है। हो सकता है कि नून के जो वकला हैं, जो पेंडिंग केसेस होते हैं उसमें उनके डिफेंस काउंसिल है, उनके पास लॉयर्स की अच्छी टीम है, खुदा जाने कि वो किस राह पे चलेंगे और कौन से वक्त का तयन करेंगे, ये उनके लिए। लेकिन ये मैं कह चुका हूँ, ये बड़ी बदनसीबी है कि दीदा दानिस्ता इस मुल्क के अदारों को तबाह किया जा रहा है। आप कोई भी मुझे बता दें, कोई देखें सियासत क्या रह गई है, अदारे जो हैं वो कहाँ पे रह गए हैं, अदलियत कहाँ रह गई है, अवाम जो है वो कहाँ पे खड़ी है, हमारे मुल्क का डिफेंस जो है उसकी पोजीशन इस वक्त कहाँ है, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ जो हमारे कौमी मसाइल हैं उनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ये इशू नहीं है कि कौन इलेक्टेड है कौन सिलेक्टेड है। हम तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक किसी ने, RTS ने किसी के हक में फैसला दे दिया
तो कल हो सकता है वो तवक्को ईवीएम पे लगा के बैठे हों कि दोबारा ईवीएम जो है वो दे दी गई। लेकिन इस वक्त मुल्क के जो अवाम है, मुल्क के अवाम जो है वो नाक तक पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी होता है, जहां खामोशी होती है, जहां ये मौजूदा सूरत हाल और जुल्म होता है, वहां अवाम अपना रास्ता खुद इख्तियार करते हैं। मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी आएगी। सदाकत साहब, लास्ट कमेंट, हुकूमत अभी भी सोचेगी, कोशिश करेगी कि आजाद कमीशन के जरिए ये मामला एक्सपोज हो, क्योंकि अदलिया के वकार की बात है और हकाइक सामने आए, क्योंकि आप लोग इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा कहते हैं कि आगे खड़े हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे तो आयशा ये मुस्लिम लीग नून को चाहिए, वो उनका प्ली है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो वीडियो ऑडियो ले जाए, आप देखिएगा इसका वही हाल होगा जो कतरी खत का हुआ। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला है कि वो अपनी, अगर उनका ख्याल है कि उनको गलत हुई है उनको बरी हो जाएगा। सुन लेना आप, सुने ना, मैंने आपके दरमियान नहीं बोला ना, मेरी बात। दूसरा जो आपने 40 अरब की जमाइमा की जो आप कतरी खत का जमाइमा की ईमेल, अगर आप चाहते हैं कि मैं ना बोलूं तो फिर मैं मर्जी आपकी। अच्छा चले, मेरे पास प्रोग्राम इमरान न्याजी सदाकत साहब मुकम्मल कर लें। जो आपने बात की 40 अरब की, हमने मान लिया 40 अरब की, वो ये ऑडिट रिपोर्ट है। फिर तो अदालत जाना चाहिए। आया तो वो जी सदाकत साहब, मैं आयशा अदालत नहीं, मैं उनकी बारी में यहाँ के नैब की बात कर रहे हैं, लिहाजा वो सिर्फ 40 अरब की बात कर रहे हैं। ये 2020 की मैडम, मैं फैसला करवा देता हूँ मैडम, मैं फैसला करवा देता हूँ, के बगैर छोटे भाई खरीदी गई। मेरी बात सुने, मैं फैसला करवा देता हूँ। सर करवा दे फैसला इनका दोनों का, आप तो वैसे भी पसंद नहीं है। मेरा कहना यह है कि माशाल्लाह अली, देखिए मैडम बात सुने, अब्बासी साहब, अली गौर बलोच साहब, मैं फैसला करवा देता हूं कि वन बसन ये अली जफर साहब पे कमीशन बना दें, वो फैसला कर देंगे ये 40 अरब जो है कहां पे गए। पहले भी आप देख रहे हैं जितनी करप्शन के केस आए, वन मैन कमीशन इंक्वायरी हो जाती है तो अली जफर साहब या कोई और भी कर दे, क्योंकि इनके लिए तो कहीं पे नहीं जाने का। क्योंकि देखें ये कुदरती बात है, इनकी हुकूमत है, इनके खिलाफ अगर कोई ऑडिटर जनरल, पाकिस्तान ऑडिटर जनरल को ऐसी बात कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम जाने इस मुल्क के 40 अरब रुपए के साथ क्या करना है। एक जुमला सदाकत साहब, टाइम खत्म हो गया। पहली बात है वो जो 40 अरब बिलियन, ये सारे जुमले आपने अब्बासी साहब से लेने हैं। मेरे भाई असेंबली में पेश हुआ है और वो प्रोसीजर को बाईपास करके अब्बासी साहब खुदा के लिए इमरान न्याजी की पैसे वापस करवा दें, करप्शन जो है ये पीटीआई के मसले लगेगी इंशाल्लाह। पीटीआई ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करती है और यही डिफरेंस है। आप देख लें कौन धांधली कर रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।